IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। पुलियाबाजी चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो, विदेश नीति पर हो या अर्थव्यवस्था पर, चीन का जिक्र हुए बिना यह सब बातें अधूरी ही रह जाती हैं। पर अचरज की बात यह है कि चीन के इस दर्जे के बावजूद हमें इस देश के बारे में बहुत कम जानकारी है। एक तरफ अमेरिका है, कई भारतीयों के रिश्तेदार अमेरिका में हैं, हम उनकी पिक्चरें देखते हैं, वहां की किताबें पढ़ते हैं, तो हम काफी हद तक जुड़े हुए हैं उस देश से। दूसरी ओर चीन है, जहां की सोच और वैश्विक नजरियों से हम काफी दूर हैं और हम समझ भी नहीं पाते कि वहां क्या हो रहा है। तो हमने सोचा कि एक लंबी पुलियाबाजी चीन पर ही हो जाए। और इस विषय पर मैंने बात की मनोज केवल रमानी से, जो तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के चाइना स्टडीज प्रोग्राम में फेलो हैं। मनोज इससे पहले चीन में पत्रकार रह चुके हैं और आजकल वह एक न्यूज़लेटर लिखते हैं जिसका नाम है आई ऑन चाइना, और उस न्यूज़लेटर में वह चीन पर गहरा विश्लेषण करते हैं। तो क्योंकि हमारी पुलियाबाजी बड़ी लंबी चली, हमने इसे दो भागों में विभाजित किया है। भाग एक में सुनिए चर्चा चीन के समाज और 20वीं सदी के इतिहास पर, और भाग दो में जानिए चीन के अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और टेक्नोलॉजी पर नजरिए क्या है। Did you know that Parsis in Mumbai, instead of being left at the Tower of Silence after they die, are now cremated? And why? Because a cow fell sick in the early 1990s. Did you know that the smog in Delhi is caused by something that farmers in Punjab do and that there's no way to stop them? Did you know that there wasn't one gas tragedy in Bhopal, but 3? One of them was seen, but 2 were unseen. Did you know that many well-intentioned government policies hurt the people they're supposed to help? Why was demonetization a bad idea? How should GST have been implemented? Why are all our politicians so corrupt when not all of them are bad people? I'm Amit Verma, and in my weekly podcast, The Seen and the Unseen, I take a shot at answering all these questions and many more. I aim to go beyond the scene and show you the unseen effects of public policy and private action. I speak to experts on economics, political philosophy, cognitive neuroscience, and constitutional law so that the insights can blow not only my mind, but also yours. The Seen and the Unseen releases every Monday. So do check out the archives and follow the show at seenunseen.in. You can also subscribe to The Seen and the Unseen on whatever podcast app you happen to prefer. तो मनोज, स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। धन्यवाद प्रणय, आप कैसे हो? बस मजे में। आज मनोज ऐसा है कि सौरभ ने तो छुट्टी मार दी है, तो आज आप और मैं ही हैं, तो डिस्कस करते हैं चाइना के ऊपर। तो मनोज, इससे पहले कि हम शुरुआत करें, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात हो जाए। ये 20वीं सदी का इतिहास थोड़े संक्षेप में बता सकते हैं आप चाइना का, शी जिनपिंग के आने तक? अगर 20वीं सदी का इतिहास देखे चीन का, तो आप देखेंगे कि पहले जो 70-80 साल है वो बहुत ही ट्यूमल्टस थे, जिसमें बहुत सारी चीजें हो रही थी, बहुत झगड़े थे, बहुत बदलाव थे, बहुत चेंजेस थे। 1912 में जो चीन की आखिरी डायनेस्टी थी, जो राजा थे, वो आखिरी डायनेस्टी खत्म हुई थी, जो चिंग डायनेस्टी थी। उसके बाद बहुत ही ट्यूमल्टस 30-40 साल थे, जिसमें एक आपकी नेशनलिस्ट, पहले एक रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई थी, उसके गिरने के बाद नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आई थी, और उसके गिरने के बाद जापान से फोर्सेस ने आके इन्वेड किया था, और उनके खिलाफ एक तरफ कम्युनिस्ट लड़ रहे थे, एक तरफ नेशनलिस्ट लड़ रहे थे, और एक तरफ ये कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट अपने आप में भी लड़ रहे थे। और ये सब सेटल होने लगा, समझिए जैसे दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म होने लगा, तब ये बातें थोड़ी बहुत सेटल होने लगी। पर फिर भी जो सिविल वॉर था नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में, वो चल रहा था। इन सब चीजों का अंत हुआ 1949 में, जब माओ जेडोंग की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी वो सिविल वॉर जीत गई, और जीतने के बाद उन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को एस्टैब्लिश किया,
जिसमें जो नेशनलिस्ट थे, chiang kai शेक से की जो पार्टी थी वो हार के ताइवान की तरफ भाग गए थे। तो उससे भी एक नया झगड़ा शुरू हुआ है जो आज तक चल रहा है मेनलैंड चाइना और ताइवान के बीच में। पर 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी और उसके बाद से पहले 30-35 साल माओ जेडोंग का राज रहा। 1976 तक बहुत ही बदलाव चाहते थे वो, क्रांतिकारी थे, उन्हें मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म बहुत ही उनका विश्वास था उसमें, और उसकी वजह से बहुत उन्होंने जो नीतियां अपनाई उससे बहुत ही चीन में एक क्रांति जैसे थी जिसको बोलते हैं कल्चरल रेवोल्यूशन। उनकी जो आर्थिक नीतियां थी उसकी वजह से भी बहुत लोगों की जाने गई। एक साल इकोनॉमी चीन की कुछ 10-11% बढ़ती थी और फिर कुछ साल नेगेटिव ग्रोथ होता था। तो उनकी जो पॉलिसीज थी बड़ी ही इनकंसिस्टेंट थी इन सम वेज। उनकी सोच थी कलेक्टिवाइजेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कि भाई हर जगह सरकार का और स्टेट का हाथ हो और स्टेट लोगों को डायरेक्ट करे कि वो कम्युन्स में काम करे, एक साथ एकजुट होकर काम करे, प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो। ये पॉलिसीज की वजह से ग्रोथ बहुत ही वीक था चीन में। पर ये सब बदलने लगा जैसे ही माओ की डेथ के बाद, 1976 में माओ की डेथ हुई थी, उसके बाद 2-3 साल काफी वापस अभी कौन पावर में आएगा उस पर झगड़ा था। पर जब 1978 में ये साफ हुआ कि भाई डेंग शाओपिंग पावर में आ गए हैं और उन्होंने एक नीति शुरू की जिसको कहते हैं रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप। मनोज, आप इससे पहले कि दंग शाओपिंग की तरफ जाएं, हाँ। मुझे याद है मैं कुछ चीनी मूवीज देख रहा था। हाँ। उसमें बता रहे थे कि माओ जेडोंग की कैसे पॉलिसीज थी कल्चरल रेवोल्यूशन के टाइम, और उसमें एक इंटरेस्टिंग वाकया था। वो गांव-गांव में एक पार्टी मेंबर हुआ करता था और वो पार्टी मेंबर लोगों को बोलता था कि तुम्हारे जितने भी कुकिंग के वेसल्स हैं उनको भी तुमको देना है पार्टी को, और फिर वो सब मेल्ट करके उस एक नया कुछ आयरन के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाते थे। ऐसे सब भी होता था, ऐसे मूवीज में दिखाया। ऐसे होता था क्या असलियत में? हाँ, इन अ वे अगर आप सोचे तो ये माओ जेडोंग की एक ग्रैंड पॉलिसी थी। उनकी नीति ये थी कि भाई सब कुछ स्टेट के थ्रू होना चाहिए और प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये जो आप घर के बर्तनों की बात कर रहे हैं, ये भी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह हो गया। और उनकी नीति थी कि भाई हर किसी को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ काम करना चाहिए। तो अपने गांव के बैकयार्ड्स में, खेतों में आप फैक्ट्रीज बनाएंगे, लोकल फैक्ट्रीज बनाएंगे और वहां पे आप स्टील बनाएंगे, आयरन बनाएंगे, जो सब आपका देश बनाने के काम आएगा। तो उस एफर्ट के लिए आपको जो देना पड़ेगा आपको देना पड़ेगा। तो सिर्फ इन कामों के लिए नहीं, बट माओ के जमाने में भाई तभी इंटरनेट और टेलीविजन तो इस तरह नहीं था, लेकिन उनका एक प्रोपेगेंडा जो मशीनरी था जिससे लोग एकदम प्रभावित थे, वो उनका बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका था। ये उन्होंने तकरीबन 1 लाख के करीब टीमें बनाई थी जो गांव-गांव में जाके प्रोपेगेंडा फिल्में दिखाते थे, अनाउंसमेंट करते थे। तो ये उनका एंटरटेनमेंट था लोगों के लिए उस टाइम पे। बट सरकार के लिए अगर आप देखें तो ये एक तरीका था कि आप लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करे, लोगों में सवाल पूछने की शक्ति बस आप दबा दे, यही एक इंफॉर्मेशन का सोर्स रहे कि इंसान और कुछ पूछ ही ना पाए। और ये बेयर आउट करता है। काफी डरावना समय लग रहा है ये तो। मतलब मेरे घर के बर्तन भी अगर सरकार ले जाए तो फिर रहा क्या? बिल्कुल। और सबसे डरावनी बात यह है कि लोग खुशी खुशी ये काम करते थे। जैसे अगर आप देखें तो माओ की डेथ के बाद, जो कल्चरल रेवोल्यूशन खत्म होने के बाद, जो 80s 90s में जब लोगों ने बात करना शुरू किया इन बातों के बारे में, तो काफी सारे जो 80s 90s में अभी मिडिल एज हो गए थे लोग, जब वो रिफ्लेक्ट करते हैं उन दिनों के बारे में, तो काफी टेस्टिमनीज है जो लोग हैं जो जब अपनी याददाश्त को टटोलते हैं तो बोलते हैं कि भाई उस समय तो हमें ऐसा लगता था कि अगर मेरी जिंदगी का एक दिन मैं दे दूं और उससे चेयरमैन माओ की जिंदगी का 1 सेकंड भी बढ़ता है तो इट इज वर्थ इट। तो जब इस तरह से लोग सोचने लगे तो आप सोच सकते हैं कैसे, जिसे कहते हैं कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, क्या अथॉरिटी होगी उस इंसान की। बिल्कुल। और पर ये भी है कि हर कोई तो ऐसे नहीं चाहता होगा, पर लोगों के पास कोई विकल्प भी नहीं रहा होगा। बिल्कुल। बट
ऑपोजिशन का कोई तरीका ही नहीं था, क्योंकि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एलिट थे, जो दिग्गज थे, जो सवाल पूछ भी सकते थे, उनपे भी माओ का ऐसा दबदबा था कि माओ की हजार गलतियां होने के बावजूद, जैसे जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड थी लेट 50s और अर्ली 60s में, जो उनका बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोग्राम था, जो पूरी तरह से फेल हो गया था, पार्टली बिकॉज क्योंकि वो प्रोग्राम खुद उसमें खुद में गलतियां थी, पर ऑल्सो बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, ड्राउट, इन सब चीजों की वजह से। बट जब उसमें फेलियर्स हुए और माओ को उस फेलियर्स के बाद पार्टी ने कुछ हद तक साइडलाइन कर दिया था, फिर भी उनसे डरते थे लोग। तो ये उनका दबदबा था, क्योंकि माना जाता था कि भाई माओ की ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही जो पार्टी थी, जो सिविल वॉर और जापानियों के थ्रू हार रही थी, वो माओ की वजह से जीत के आई थी। तो वो एक उनका प्रभाव ऐसा था कि उससे जूझना बहुत मुश्किल था। तो दंग शाओपिंग से आने से पहले एक और बात करते हैं। आपने जापान से हार की बात की, तो ये बहुत ही बड़ा एक पॉइंट है चाइनीज हिस्ट्री में, है ना, क्योंकि वो एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहते हैं जापान से हार के बारे में। तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए, क्या है ये? देखिए, ये एक 19वीं सदी में जब चीन की डायनेस्टी थी, चिंग डायनेस्टी, वो डायनेस्टी एक तरह से अपने आप में, उनमें बहुत ही तकलीफें थी, बहुत ही करप्ट सोसाइटी थी, बहुत ज्यादा करप्शन था, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी थी। तो उनकी इंटरनल बहुत ही तकलीफें थी। द इकोनॉमी वाज सफरिंग, गरीबी बढ़ रही थी। मिडिल ऑफ 1800s, 1839 1840 के करीब, 1839 में जब पहला ओपियम वॉर हुआ था, जिसमें ब्रिटेन ने चीन में हमला किया था और उनको हराया था, तब से लेके उनकी हिस्ट्री आप देखें, जो कम्युनिस्ट पार्टी की हिस्ट्री है, तो वो आपको बताएंगे कि भाई 1839 से लेके 1949 तक हमारी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन है। ये वो दौर है जिसमें विदेशी ताकतों ने आके चीन पे हमला किया और हमें हराया, और इसमें हमारी गलतियां थी कि हम कमजोर थे, पर ये विदेश की जो ताकतें है, ये उनकी पॉलिसी ये थी कि वो आके हमसे हमारी ताकत छीने, हमसे हमारे रिसोर्सेज छीने और हमें अपना गुलाम बना के रखे। और इसमें हमारी गलती ये थी कि हमने ये समझा नहीं था, और ये विदेशी ताकतें सब आके चाहती थी कि हमें काट काट के हम पे राज करे, हिस्सों में कर करके चीन को। इसमें जापान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जापान इन सारी विदेशी ताकतों में से सिर्फ वो एक अकेली एशियन देश था, एशियन राज था, जिसने चीन पे हमला करके चिंग डायनेस्टी को हराया था, और ये था 1895 में। इससे जब ये हार हुई, तो चाहे वो पहले अंग्रेजों से हार चुके थे, चाहे जर्मनी से झगड़े किए थे, चाहे फ्रांस ने हमला किया था, चाहे रूसियों से झगड़े किए थे, चाहे ये सब झगड़े चल रहे थे, जब जापान से हार हुई, तब उनको रियलाइजेशन ये होने लगा कि हम एशिया में भी हम ताकतवर नहीं रह रहे हैं। तो इसका उन पे सबसे पहले प्रभाव पड़ा था। हाँ, मतलब जापान से हार ने उन्हें एकदम झकझोर के रख दिया, क्योंकि जापान वो अपनी जैसे लोग की तरह देखते थे, और अगर जापान जैसी छोटी कंट्री भी उन्हें हरा दी तो एकदम मतलब हिल गए थे उस बात से, है ना? बिल्कुल। और उनकी सोच ये थी कि भाई जापान तो बना है, एक तरफ से उनका कल्चर बना है हमारे कल्चर के द्वारा, उनकी भाषा हमारी भाषा से आई है, तो ये हमें हरा के जा रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं था कि सिर्फ एक एनिमोसिटी थी, सिर्फ एक दुश्मनी थी, एक तरह की एडमिरेशन भी थी, क्योंकि उस दौरान में जो भी चाइना में जो भी रिफॉर्मर्स थे, जैसे आपके सन यात सेन हुए, इन सब के जापान से बहुत ही क्लोज संबंध थे, बहुत ही काफी गहरे संबंध थे। काफी लोग वहां पढ़े हुए थे, काफी लोगों की वहां पे जान पहचान थी, बिजनेस कम्युनिटीज से, सोशल वर्कर्स से, पॉलिटिकल थिंकर्स से। सो चीन की जो उस दौरान में जो रिफॉर्मर्स थे, उनका बहुत ही गहरा कनेक्शन था जापान से। तो देयर वाज, उनके बीच में काफी बातचीत भी होती थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दुश्मनी थी कि भाई हम बात भी नहीं करेंगे, हम जानी दुश्मन बन के बैठ गए हैं। उस दौरान में ये नहीं था। पर ये सब बदला 1930 में, जब जो चीनी इतिहास है उनके हिसाब से, दुनिया के इतिहास के हिसाब से वर्ल्ड वॉर 2, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में। पर चीन के हिसाब से वो अर्ली 1930s में शुरू हुआ था, जब जापान ने चाइना पे हमला किया था। और ये एक बात मॉडर्न चाइनीज हिस्ट्री में अगर आप किसी उनसे पूछे,
तो वो आपको बताएंगे कि ये एक जो वेस्टर्न कंट्रीज है, ये उनका प्रोपेगेंडा है, उन्होंने फैलाई गई है बात कि भाई वर्ल्ड वॉर तो सिर्फ तब हुआ था जब यूरोप में हुआ था। तो उनका कहना है कि भाई जो पैसिफिक और एशिया में जो झगड़ा था उसको तो आप देखते ही नहीं हो, असली तो झगड़ा जंग वहां से शुरू हुई थी। तो उस दौरान में 1930s में जब जापान ने हमला किया था तो एक बहुत ब्रूटली चीनी लोगों को मारा था, बहुत ब्रूटली सोल्जर्स और सिविलियंस की डेथ्स हुई थी। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जो आज भी रेजोनेट करता है चाइनीज डिस्कोर्स में, चाइनीज लोगों में, वो है जो नानजिंग में हुआ था, नानजिंग मैसेकर। करीबन 6 हफ्ते के पीरियड की बात है ये, जिसमें चाइनीज हिस्ट्री के हिसाब से हजारों लाखों लोगों को मारा गया था। जापान की हिस्ट्री के हिसाब से इतने लोग नहीं मरे थे, पर वो एक्नॉलेज करते हैं कि बहुत ही ज्यादा विशियस और बहुत ही ब्रूटल था ये। इसके साथ ही एक और पर्टिकुलर जो एक व्यवहार था जापानीज सोल्जर्स का, जो था कंफर्ट विमेन लेना, वही दूसरे देशों की औरतों को, दूसरे देशों की जो महिलाएं हैं उनको अपने गुलाम बना के रखना। तो ये बातें आज तक रेजोनेट करती है और ये आज तक चाइनीज पॉलिटिक्स में रहती है। तो ये एक जो फ्रिक्शन है उन दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में, वो आज तक इन बातों पे रहता है। ठीक है, तो अब आते हैं दंग शाओपिंग पे। हाँ, तो डंग शाओपिंग जो थे वो जैसे कहावत होती है ना इंग्लिश में, गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस, ही वाज समथिंग, वो वैसे कुछ थे कि जब वो अनलाइकली था कि 78 में वो लीडर बनेंगे, क्योंकि माओ के रूल के दौरान, उन्हें कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान डंग शाओपिंग को काफी साइडलाइन कर दिया गया था। पर वो वापस आए, 78 में उन्होंने पावर संभाला और उन्होंने ये नीति अपनाई, रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप। उनकी सोच ये थी कि उनकी अगर नीति देखो तो उनकी जो आर्थिक नीति थी उसको आप रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप कह सकते हैं, और जो उनकी विदेश नीति थी वो एक फ्रेज था जो उन्होंने 1990 के दौरान कहा था। वो फ्रेज है ताओ ग्वांग यांग हुए, जिसका बेसिकली मतलब है कि अपनी ताकत को बचा के रखो और शांति से काम करो, चुपचाप काम करो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। आई एम पैराफ्रेजिंग, बट वो आइडिया है बेसिकली। ये उनकी दोनों पॉलिसी के पिलर्स थे। रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप का बेसिक मतलब था कि भाई हमें अपनी चाइना की डेवलपमेंट करनी है, और आर्थिक डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए बेसिकली कि हमें विदेश से पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए। हमें जो सरकार है, सरकार को बिजनेस से पीछे हटाना है, हमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस चाहिए। तो उन्होंने वो सरकार का जो एकदम चेन से जैसे बांधा हुआ था सारी इकोनॉमी को, वो उन्होंने हटाना शुरू किया। प्राइस कंट्रोल्स थे कि आप क्या उगा सकते हैं खेतों में, कितना उगा सकते हैं, कितने पे बेच सकते हैं, वो सब कंट्रोल्स उन्होंने हटाए। कॉम्यून घर के बर्तन भी नहीं देने पड़ेंगे लोगों को, सरकार को। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो उन्होंने वो सब हटाना शुरू किया, और जैसे ही वो सब हटना शुरू किया, जैसे अगर हम देखें एग्रीकल्चर में, जैसे ही उन्होंने ये हटाना शुरू किया कि आपको क्या उगाना है, कितना उगाना है और कितने भाव पे बेचना है, और आपको सब एक साथ कलेक्टिवली फार्म पे काम करना है, नहीं, आप अपना फार्म खोल सकते हैं। उससे इंडिविजुअल्स, जो एक किसान था, उसको मौका मिला कि भाई अगर मैं समझिए चावल उगाता हूं तो सरकार को मुझसे अगर 10 क्विंटल चाहिए तो मैं सरकार को 10 क्विंटल दे सकता हूं इस भाव पे। उसके आगे जो भी मैं उगाता हूं, समझिए मैं 15 क्विंटल उगा सकता हूं, वो 5 क्विंटल मैं मार्केट के भाव पे बेच सकता हूं। तो वो उससे इंसेंटिव मिला, लोगों ने प्रोडक्टिविटी बढ़ी। ऐसे ही प्राइस कंट्रोल्स अलग अलग जगह पे हटाए गए थे। तो वहां से चाइना की जो ये इकोनॉमिक मिरेकल है ये शुरू हुआ था। सरकारी जो बहुत सारी स्टेट ओन्ड कंपनीज थी, उन सबको धीरे धीरे प्राइवेटाइज किया गया। उसमें बहुत सारा फायदा जो सरकार में बैठे ब्यूरोक्रेट्स उन्हीं का हुआ। लेकिन एक इकोनॉमिक वाइटैलिटी आने लगी। आपको सरकार से प्लानिंग के तौर पे डॉक्यूमेंट नहीं आने लगे कि भाई आपको इतना स्टील बनाना जरूरी है, आपको ये बनाना जरूरी है, और आपको यही टेक्नोलॉजी यूज करनी है। तो वो सब लिमिटेशंस हटने लगी, और इंडस्ट्री अपने आप में एक तरफ से अपने आप में आने लगी कि भाई हमें ग्रोथ की तरफ देखना है, प्रॉफिट इज नॉट अ बैड वर्ड। हाँ बिल्कुल। तो जैसे
भारत में जो 1992 में हुआ वो एक तरीके से चाइना में 1978-79 में होना शुरू हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि जब ये 8-10 साल जब ये चलने लगा, तो एक एजुकेशन एक्सचेंज होने लगे। अमेरिका के साथ जो बिल्कुल रिश्ते टूट रहे थे वो धीरे धीरे करके जुड़ने लगे। ऑल्दो अमेरिका के साथ रिश्ते 1979 में शुरू, फॉर्मली तो 1979 में आ गए थे, लेकिन 1971 में माओ के दौरान भी अमेरिका की तरफ नीति बदलने लगी थी। तो जब ये कैपिटलिज्म, फ्री आइडियाज की ये सब बातें जब होने लगी, इससे आखिर उम्मीद ये थी कि भाई जैसे जैसे चीन इकोनॉमिकली बढ़ेगा, इकोनॉमिक फ्रीडम बढ़ेगा, वैसे ही एक दिन पॉलिटिकल फ्रीडम भी बढ़ेगा। तो ये बातों को लेके, और उस दौरान में अगर आप देखें कि भाई सारे देश, सारे विश्व में कम्युनिज्म गिर रहा था, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो रहा था, और उसके साथ जो डोमिनो थियरी है कि बाकी कम्युनिस्ट देश गिर रहे थे। वो सब बातें जब एक साथ होने लगी तो चीन में एक स्टूडेंट्स की तरफ से, छात्राओं की तरफ से एक वो होने लगा था, एक उनमें एक आक्रोश था, उन्हें था कि भाई हमें करप्शन दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है, हमें भी फ्रीडम चाहिए। तो उन सब बातों के साथ एक स्टूडेंट्स मूवमेंट हुआ था 1989 में, जिसको पार्टी ने इवेंचुअली आर्मी के थ्रू क्रश किया था, त्यानामेन मूवमेंट जो था, जिसकी अभी हाल ही में 29वीं एनिवर्सरी थी। तो उस मूवमेंट के बाद पॉलिटिकली एक बात साफ हो गई थी कि अगर पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को पावर में रहना है और उन्हें टिक के रहना है, तो उन्हें अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने दो चीजें समझी कि हमें पॉलिटिकली कंट्रोल बना के रखना है, पर हमें इकोनॉमिकली कंट्रोल ईज करते रहना है, और हमें ये देखना है कि जितना हम इकोनॉमिकली ईज करें उससे हमारी पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट ना हो, कि हम रहे पावर में। तो उसका उन्होंने तरीका निकाला कि उन्होंने जो माओ के दौरान से चलती आ रही ये मार्क्सिज्म और रेवोल्यूशनरी बातें थी, उन सबको एक साइड पे करके बोला कि अब हमें देखना है कि हम, चीन जो एक देश था, उसका इतिहास क्या है। उसका इतिहास है कि हम दुनिया की एक लीडिंग इकोनॉमी, एक लीडिंग पावर हुआ करते थे एक वक्त पे, जब तक ये बाहरी लोग आए और सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन हमको सहना पड़ा। तो वो रेटोरिक जो हिस्ट्री की तरफ जो उनकी बात थी, कि एक कंटिन्यूटी की, हम उसी डायनेस्टी, जो चीन में डायनेस्टियां थी, हम उसी डायनेस्टी के सिस्टम की एक उपज है। हम कोई रेवोल्यूशनरी पार्टी ऐसे नहीं है, ऑल्दो ऑफिशियली अभी भी वो कम्युनिस्ट पार्टी है, तो मार्क्सिज्म से जुड़ी हुई है, लेकिन एक अंडरलाइंग आइडिया आने लगी कि हम चीनी हैं आखिर, और हमें चीन को बढ़ाना है, और चीन को बढ़ाने के लिए हमें अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है, और तो इसलिए हमें इकोनॉमी बढ़ानी है। और पॉलिटिकल कंट्रोल आने लगा इस नेशनलिज्म के थ्रू कि हमें दूसरों ने दबा के रखा है, हमें अगर हम डेवलप करेंगे तभी हम इन दूसरों को जवाब दे सकते हैं, दुनिया को एक जवाब दे सकते हैं, और जो दुनिया में हमारी जो एक जगह थी 150-200 साल पहले, हम वो जगह वापस पा सकते हैं। तो ये उनकी ब्रॉड पॉलिसी थी। इसमें इकोनॉमिकली उन्होंने क्या करना शुरू किया था कि भाई जितना और मार्केट को आप अपॉर्चुनिटी दे सके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाई, सब्सिडीज प्रोवाइड की बड़ी बड़ी स्टेट कंपनीज को। ये 1990 के दौरान काफी ये सब हुआ था, कि थ्रू इकोनॉमिक जोन, स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग एरियाज, आपने लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग को मौका दिया। तो जूते, चप्पल, कपड़े, ब्लैंकेट्स जो भी बना सकते हैं, हम सस्ता बना सकते हैं दुनिया से, और उस सस्ते बनाने के उस पे उन्होंने बाहर से कैपिटल अट्रैक्ट करके, जैसे विदेशी कंपनियों ने आके चीन में इन्वेस्ट किया कि भाई यहाँ पे लेबर सस्ता है, यहाँ से बना के हम वापस यूरोप में और अमेरिका में बेच सकते हैं सस्ते भाव पे। तो उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को लेके उन्होंने अपने आप को ग्रो करना शुरू किया एक्सपोर्ट्स के बेसिस पे, और सरकार ने उसको फैसिलिटेट किया। तो ये 1990 की ज्यादातर कहानी है। एंड जैसे हम 2000 की तरफ बढ़ते हैं, उन्होंने अनदर राउंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन किया, और स्टेट एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज किया, एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने की कोशिश की। और ये सब कैसे होता है, अपनी सरकार डायरेक्टली नहीं करती है, उन्होंने बड़ी बैंकें सेटअप की है, बैंकों के थ्रू लोन्स दे के, डेट दे के आपने सब्सिडाइज करके कैपिटल जनरेशन किया अलोंग विथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और इस तरह से अपनी इंडस्ट्री को उन्होंने बिल्डअप करना शुरू किया। सो समझ लीजिए मिड 2005-2006 तक ये चल रहा था।
फिर जहां तक आपकी 2008 में दुनिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उस दौरान जब देखा कि भाई अब जब यूरोप और अमेरिका जो हमारे मार्केट्स है जहां पे हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो उनमें अब क्षमता ही नहीं है खरीदने की, तो हम क्या करें। तो उन्होंने, सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज निकाला 2008 में, एंड उन्होंने जो इंडस्ट्री एंड हैवी मशीनरी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, इसकी तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। तो जैसे ही एक्सपोर्ट्स का पोर्टफोलियो कम होने लगा, इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो बढ़ने लगा, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके, बिल्डिंग करके, कंस्ट्रक्शन करके, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना के, वैसे करके अपनी इकोनॉमी को फिर से स्टिमुलेट किया। और वो बात आज तक चलते आ रही है। ऑल्दो अब उन्होंने देखा है कि भाई ये उधार ली गई इन्वेस्टमेंट कर करके आज हम एक मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है वो बहुत ही बढ़ गया है, और बहुत ही हमारे पास फैक्ट्रियां पड़ी है जहां पे ओवर कैपेसिटी है, भाई चाहिए नहीं हमें, फिर भी हम इतना बना रहे हैं। तो उसको अभी उनको कंट्रोल करना है। तो वो इन्वेस्टमेंट से हट के अब वो कंजम्पशन की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि अब लोगों के पास पैसा है, लोग चाहते हैं क्वालिटी चीजें। तो उनकी उनकी कोशिश ये है कि हम एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट से हट के कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बने, लाइक अ मॉडर्न डेवलप्ड इकोनॉमी। तो अब उनकी आर्थिक नीति वो है कि हम वहां पे जाए। और इस बारे में चीन ने कुछ एक चमत्कार ही किया, कह लीजिए उसे, क्योंकि 8% से ज्यादा की उनकी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट रहा 30 साल तक। विश्व में और कोई देश ये नहीं कर पाया है वापस। तो एक चमत्कार ही था, और इसके लिए तो चाइना को क्रेडिट देना ही पड़ेगा। लेकिन अब हम आ गए हैं शी जिनपिंग के दौर में। एक ये बात बताइए मनोज, आप जब कह रहे थे इतिहास के बारे में, अब मतलब आपने 20 मिनट में पूरा चाइना का इतिहास ही बता दिया पिछले 100 सालों में। पर मैं नोटिस कर रहा था कि हम लोग जब इतिहास डिस्कस करते हैं चाइना का, तो हम सिर्फ व्यक्ति विशेष के बारे में जरूर डिस्कस करते हैं, डंग शाओपिंग, शी जिनपिंग या फिर माओ जेडोंग। तो क्या व्यक्ति विशेष के बाहर भी लोग थे पॉलिटिकल सिस्टम में जिनका बहुत बड़ा योगदान था कि नहीं? थे, पर क्या है, जहां तक चीन के इतिहास की बात है, काफी हद तक जो जिस तरह से इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल रहा है, जो पीपल्स हिस्ट्री जिसको आप बोले, इट इज, वो बहुत ही मुश्किल है वहां से निकलना। बट ऐसा नहीं है, काफी सारे चाइनीज इकोनॉमिस्ट थे, मेरे पास अभी तो नाम मुझे ध्यान में नहीं होंगे, बट काफी सारे चाइनीज इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने साथ में काम किया था। काफी सारे दूसरे पॉलिटिकल लेवल के लोग थे, जैसे एक नाम मुझे अभी ध्यान में आता है, जैसे 1980s में ये भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, हु याओबांग। ये एक तरह से रिफॉर्मिस्ट माइंडसेट के थे। इनके साथ थे जाओ जेयांग, जो लेट 80s में थे जनरल सेक्रेटरी। ही बहुत ही रिफॉर्मिस्ट माइंडसेट के थे, चाहते थे कि भाई जो तियानामेन में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनके साथ एक्चुअली बातें करें, हम उनके साथ एंगेज करके पॉलिटिकली ईज करें सिस्टम को। सो जो दूसरे जो लोग थे, ये एक तरफ से साइड पे रह गए हैं, क्योंकि एक तरफ से जो हिस्ट्री वो लिखता है जो जंग जीतता है, जो रह जाते हैं वो रह जाते हैं। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई थिंक मेरे हिसाब से लोग काफी रह गए हैं। बट अगर आप देखें तो काफी सारे इकोनॉमिस्ट है, काफी सारे इंडिविजुअल्स है, काफी सारी कंपनीज है। जैसे एक और मुझे कहानी याद आती है, आज हम हाल ही में बहुत सुनते हैं चाइना के सोशल क्रेडिट सिस्टम के बारे में, पर ये जो सिस्टम था, ये बातें चल रही थी 1998, 1999 में कि भाई ऐसी कोई चीज सोचनी चाहिए। पर इस सिस्टम का जो मोटिवेशन था वो आया था एक लेटर के द्वारा, जो एक शेंजन में बेस्ड थी एक महिला, जो अपनी एक कंपनी चलाती थी, जिन्हें बैंक से लोन मिलने में बहुत तकलीफ होती थी। तो उन्होंने तभी जो प्रीमियर थे जू रोंगजी, उनको एक पत्र लिखा था, पब्लिक लेटर जैसे लिखा था। और वो लेटर जब उनको मिला जुरोंग जी को, तो उन्होंने वो देख के पढ़ के सोचा कि दिस इज द मिथोलॉजी ऑफ द स्टोरी, कि ये कहा जाता है कि जब उनको वो लेटर मिला तो उन्होंने उन लेडी को, उनको महिला को जवाब दिया, और वहां से बात शुरू हुई कि भाई हमें
जो ये एंटरप्रेन्योर आते हैं जिनके पास कुछ खास है नहीं, उन्हें बैंक के लोन क्यों देगी, बैंक क्या लेगी सिक्योरिटी के तौर पे? तो शायद हमें दूसरी चीजें सोचनी चाहिए सिक्योरिटी के तौर पे। अच्छा, उनके आंखों में अश्रु आ गए और उन्होंने हाँ, कुछ इस तरह से कि उन्होंने फिर सोचा। समझ गया मैं। तो पर मनोज ये बताइए कि अब हम लोग शी जिनपिंग पर आ जाते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि कैसे चाइना ने चमत्कार किया पिछले 30 सालों में। अब आज की कहानी क्या है? अब शी जिनपिंग का इतना नाम क्यों है? हर आर्टिकल में शी जिनपिंग क्यों आते हैं? अब उनके पहले जो थे उनके बारे में तो हु जिनताओ, जियांग जमीन, इनके बारे में इतना सुनाई नहीं देता था। अब शी जिनपिंग के बारे में बहुत कुछ सुनाई देता है। तो क्या कुछ बदलाव देखे हैं आपने चाइना में जिसकी वजह से ये हो रहा है? आज की कहानी क्या है? देखिए, मैं पहली बार जब चीन गया था तब 2005 में गया था मैं, 2004-2005 में। तब मैं एज ए टूरिस्ट गया था। मैं गया था ये सोच के कि भाई अरे कम्युनिस्ट देश है, बंद देश है, फ्रीडम नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। पर मैं बहुत ही सरप्राइज था अपने वो पहली विजिट पे कुछ बातों से कि भाई काफी फ्रीडम था। खुलेआम तियाननमेन स्क्वायर पे मैं लोकल लोगों के साथ बैठ के खाना खा के पॉलिटिक्स की बातें कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं था कि किसी में कोई डर था पॉलिटिक्स का या कुछ। ऐसे पुलिस कोई नहीं थी जो आपके ऊपर कड़ी नजर रखे हुए थी? बिल्कुल नहीं। एज ए टूरिस्ट आपको आज भी मेरे हिसाब से कोई खास तकलीफ ना हो अनलेस आप सेंसिटिव जगहों पे जाके कुछ ऐसा करे जैसे आपको दिखे कि भाई इस पुलिस को अगर लगे कि भाई इस बंदे में कुछ बात गलत है। बट ऑर्डिनरीली एज ए टूरिस्ट तब आपको ऐसा कुछ नहीं था। आज फिर भी कुछ मौके हैं स्पेसिफिकली जब रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। जैसे तियाननमेन स्क्वायर पे अगर आप जून 4 के करीब, उस वक्त के करीब जब एनिवर्सरी है उस इंसिडेंट की, तब अगर आप जाके फोटो खींचे और आप फॉरेनर है तो शायद आपसे कुछ सवाल पूछे जाए, या कोई सेंसिटिव ओकेजन हो कि कोई लीडर आ रहा है या पार्लियामेंट की मीटिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, तब ये सब बातें होती है। बट शी जिनपिंग का नाम क्यों है और हु जिनताओ और जियांग ज़मीन का नाम इतना क्यों नहीं है, उसका एक सिंपल रीजन ये है कि शी जिनपिंग ने 5 साल में अपने आप को चाइनीज जो पॉलिटिकल हायरार्की है उसमें अपने आप को वो सक्सेसफुल रहे अपने आप को ऊपर पहुंचाने में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो चीन की कॉन्स्टिट्यूशन है, शी जिनपिंग ने अपना नाम पार्टी की और चीन की कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में डलवा दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में नाम सिर्फ डंग शाओपिंग और माओ जेडोंग का है। उसमें भी माओ जेडोंग डंग शाओपिंग से एक स्टेप ऊपर है, क्योंकि डंग शाओपिंग ने एक थियोरी लिखी है तो उनकी थियोरी के हिसाब से उनका नाम है, और माओ जेडोंग का थॉट है। सो इन द चाइनीज लेक्सिकॉन में थॉट थियोरी से ऊपर होता है। और शी जिनपिंग का भी अभी थॉट जो है शी जिनपिंग थॉट, अब उसे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिल गई है। तो उनके संविधान में ही लोगों का नाम है। अब हमारे संविधान में तो किसी लोगों का नाम नहीं है, सिर्फ पोजीशन है। उसके संविधान में ही शी जिनपिंग का नाम आ गया। हाँ, अमर हो चुके हैं वो, मतलब। बिल्कुल। और वो नाम इस बेसिस पे आया है कि भाई कि हमारी जो नीति है वो इस इंसान की सोच से बनी है। तो इस हिसाब से उनका नाम आया है। तो ये पहली बात ये है। अब वो ये करने में कामयाब कैसे हुए, ये एक इंटरनल पॉलिटिकल फाइटिंग की बात है। बाहर से जब हम देखते हैं हमें लगता है कि अरे ये चाइना में सब एक साथ है, यूनाइटेड होके चलती है कम्युनिस्ट पार्टी। हमारे यहाँ पे तो देखो कांग्रेस बीजेपी सब झगड़ा करते रहते हैं, हम बस अपने आप में झगड़ा करते रहते हैं, और उनमें लेकिन अपने आप में झगड़े नहीं होते हैं। ये गलत परसेप्शन है हमारी। इनफैक्ट चाहे आपको दिखे ना, लेकिन वहां पे जिस तरह के झगड़े होते हैं वो यहाँ के झगड़े से काफी बुरे हैं, काफी बदतर है। तो वहां पे आपकी अलग अलग पॉलिटिकल फैक्शंस है। शी जिनपिंग के पिताजी कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज रह चुके थे। तो शी जिनपिंग एक ऐसी फैक्शन के मेंबर है जिसको बोलते हैं द प्रिंसलिंग फैक्शन, कि भाई उनके खून में ही, काउंटर इंट्यूटिव साउंड करता है लेकिन उनके खून में ही लाल रंग है, वो कम्युनिज्म है। सो एक वो बात है कि वो एक उस फैक्शन से है। ये वो लोग हैं जिन्हें पार्टी के थ्रू, एलीट सिस्टम के थ्रू आए हैं ये लोग, चाहे इन्होंने कुछ तकलीफें भी सही है। फॉर एग्जाम्पल शी जिनपिंग कल्चरल रेवोल्यूशन में उनके फादर को सफर करना पड़ा था, शी जिनपिंग को हिमसेल्फ सफर करना पड़ा था। उन्होंने काफी वक्त एक रिमोट गांव में बिताया था, एक केव में रहे थे।
तो ये भी पार्ट ऑफ मिथोलॉजी है उनकी अभी। बट एक वो फैक्शन है, एक फैक्शन है जो शंघाई से उभरी है, जिसके लीडर ज्यादातर माने जाते हैं जियांग जमीन, जो पुराने जनरल सेक्रेटरी थे। एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्शन है वो है आपका पीपल्स लिबरेशन आर्मी, आर्मी की फैक्शन। एक फैक्शन आपका है कम्युनिस्ट यूथ लीग का फैक्शन, जिसमें ज्यादातर माना जाता है भाई हु जिनताओ वहां से आए थे। एंड वो जो कम्युनिस्ट जो शंघाई फैक्शन है वो आपका स्लाइटली मोर वो कैपिटलिस्ट बिजनेस फैक्शन टाइप है। जो आपका कम्युनिस्ट यूथ लीग फैक्शन है वो उन लोगों में से है जो इतने वेल ऑफ नहीं थे, जो मेहनत करके पढ़ाई करके एक सिस्टम के थ्रू ऊपर आए हैं, एंड देयरफॉर वो ज्यादा थोड़े बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, वो इतने फ्लैम्बॉयंट नहीं होते हैं, इतने बिजनेस फ्रेंडली नेसेसरीली नहीं होते हैं। सो ये अलग अलग फैक्शंस है, अलग अलग ग्रुप्स है, इन हर अलग ग्रुप के अपने अपने इंटरेस्ट है एक तरह से, और इनमें जगदोजहद चलती रहती है पावर के लिए। बिल्कुल। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वहां भी पॉलिटिक्स होते रहती है, क्योंकि लोग जब कहते हैं कि राजनीति इंडिया में ज्यादा होती है क्योंकि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो मुझे बहुत हंसने का मन करता है, क्योंकि राजनीति तो अगर आप 3 लोग मिल जाए तो राजनीति होती है आपके बीच में। बिल्कुल। तो राजनीति चाइना में भी होगी, हमसे बड़ा देश है, वहां तो होगी, 1 पार्टी हो या 0 पार्टी हो या 10 पार्टी हो, वहां पे भी राजनीति होगी। और हम लोगों ने ये भी देखा था कैसे बो शिलई और उन लोगों को जेल में भेज दिया गया क्योंकि वो शी जिनपिंग से उनकी कट्टी थी, और वो सब भी देखा था। हाँ, तो नहीं हाँ, बिल्कुल। तो अब थोड़ा इस पे जूम इन करते हैं मनोज, और थोड़ा चाइना को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं, आज के चाइना को। अब बात यह है कि चाइना के बारे में भारत में हम 2 ही तरह के विचार सुनते हैं अक्सर। एक तो या चाइना से अब हमें डर के रहना चाहिए क्योंकि भाई चाइना तो पहुंच गया है जहां पर अमेरिका है, अब हमें अपनी दुम को सीधा कर लेना चाहिए और जो चाइना बोलता है वैसे सुनना चाहिए, ऐसा एक तरह का नैरेटिव है। और दूसरा यह है कि भाई चाइना हमारा दुश्मन है, अब तो चाइना मतलब आ चुका है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर आ जाएगा और भारत कुछ नहीं कर पाएगा। ये 2 तरीके की कहानियां ही हम सुनते हैं, और इन दोनों दृष्टिकोण की वजह से हम चाइना को बेहतर समझने से ये दोनों दृष्टिकोण हमें एक्चुअली रोक देते हैं। तो मैंने सोचा हम थोड़ा इसमें डिस्कस करते हैं कि आज की चाइना की असलियत क्या है, और इसे थोड़े सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। पहले सामाजिक तौर पे देखते हैं चाइना कैसा है, उसमें क्या हो रहा है आजकल। तो शुरुआत करते हैं उस पे मनोज। अब पहली बात करते हैं भाषा के ऊपर। अब इतना बड़ा देश है चाइना, अब कई सारी भाषाएं रही होंगी, पर हम लोग अक्सर मैंड्रिन के बारे में ही सुनते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्टेट मैंडेटेड लैंग्वेज है, एंड जिस तरह से इंडिया में भी कभी कभी हम बातें सुनते हैं भाई हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए, सब कुछ हिंदी में होना चाहिए, वहां पे तो क्लियरली उन्होंने मैंड्रिन को अडॉप्ट कर लिया। पर मैंड्रिन में बहुत फर्क है, जिस तरह से बोली जाती है, जिस तरह से समझी जाती है, प्रदेश से प्रदेश अगर आप जाए चाइना में, तो चाहे सबसे पहली बात तो अगर हम समझे कि तकरीबन 92% जो चीन की पॉपुलेशन है वो एक ही एथनिक ग्रुप है, हान एथनिसिटी। बाकी 8-8.5% जो है वो बहुत सारी अलग अलग एथनिसिटीज है, बहुत सारी अलग अलग एथनिक माइनॉरिटीज है। ऑफिशियली चाइना अगर आप देखें तो 56 कम्युनिटीज है, माइनॉरिटीज 55 है और 56वीं हान मेजोरिटी है। तो ये रिकग्नाइज्ड माइनॉरिटीज है, पर इसके अलावा भी एक्चुअली बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुपिंग्स है, और इन काफी सारे इन छोटे छोटे ग्रुपिंग्स की अपनी अपनी भाषाएं हैं। पर बिकॉज द मेजोरिटी हान मेजोरिटी है, उन्होंने मैंड्रिन इम्पोज किया एंड वो चला है। पर इसमें भी एक डिवाइड है हान कम्युनिटी में भी, कि जो नॉर्दर्न मैंड्रिन ज्यादातर नॉर्दर्न चाइना की भाषा है, सेंट्रल और नॉर्दर्न चाइना की। साउदर्न चाइना की जो भाषा है, दक्षिण चाइना की, वो कैंटनीज है। और मैंड्रिन और कैंटनीज में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनका राज था सारे मेनलैंड के ऊपर, वो मैंड्रिन ज्यादातर इम्पोज कर पाए हैं। पर आज भी अगर आप बीजिंग से शंघाई चले जाए तो आपको भाषा में, शब्दों में बहुत फर्क मिलेगा। काफी बार ऐसे होता था जब मैं वहां पे था
अगर मैं बीजिंग से बैठे किसी यूनान में किसी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे तो भाषा इतनी अच्छी तरह से आती नहीं थी, लेकिन अगर मैं किसी दोस्त को भी बोल रहा हूँ, चीनी दोस्त को, कि आप उनसे ये सवाल पूछ लो, मुझे टूर के लिए जाना है, मुझे ये करना है, तो वो मुझे मुड़ के बोलते थे कि भाई मुझे उसकी बात समझ में नहीं आ रही है। और मैं पूछता था क्यों, आप तो एक ही भाषा बात करते हो। बोलते नहीं, वो अलग बात करते हैं, उनका उनके शब्द अलग है, उनका बोलने का ढंग अलग है, हमें समझ में। हाँ, और भी तो भाषाएं थी, हाका चाइनीज जिसे खजिया बोलते हैं। और मतलब अब इतना बड़ा कॉन्टिनेंट साइज देश है, तो मतलब श्योर बहुत अलग अलग भाषाएं तो रही होंगी वहां भी। बिल्कुल, बहुत। एंड अभी भी वो सर्वाइव करती है, पर ऑफिशियली सर्वाइव नहीं करती है, क्योंकि जो आपका सारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो चेंज हो गया है। और भाषा इज ए स्पेसिफिक झगड़ा अगर आप हांगकांग और मेनलैंड के बीच में देख ले। भाषा एक स्पेसिफिक झगड़ा, कैंटनीज और मैंड्रिन एक झगड़ा है उनके बीच में, जो अभी भी रहता है, एंड अभी भी एक सोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये। जो अभी बड़े सोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन भाषा के हैं वो आप समझ लीजिए हांगकांग से है, शिनजांग से है, कुछ हद तक तिब्बत से है, कुछ हद तक मंगोलिया, इनर मंगोलिया से है। तो ये जो बड़े क्लस्टर्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुपिंग्स है, वहां पे ये है, ये झगड़ा अभी भी है। पर वहां पे भी अगर आप जो रिपोर्ट्स हमें समझ में आती है, क्योंकि वहां पे पर्टिकुलरली शिनजांग और तिब्बत में तो ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, पर एटलीस्ट जो रिपोर्ट्स हमें समझ में आती है कि भाई एक प्रोग्राम चल रहा है कि भाई लोकल भाषा को दबाया जाए, मैंड्रिन को एम्फोसिस दिया जाए और उसके थ्रू सारा काम किया जाए। सो दैट इज द, वो उस हिसाब से चल रहा है। बिल्कुल, मतलब विविधता तो थी वहां पर भी, पर विविधता को सरकार ने एक तरह से रोक दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैंड्रिन ही पूरे देश की एक भाषा होगी तो अच्छा होगा उनके लिए। हाँ, एक यूनिटी बनेगी, क्योंकि जैसे इंडिया में हमारा था मैक्सिमम यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अगर आप ऑफिशियली देखें तो चीनी सरकार का भी समवॉट सिमिलर आइडिया था कि भाई हमें डाइवर्सिटी है तो हमें डाइवर्सिटी को पूरी तरह से हटाना नहीं है। बट जो प्रैक्टिस में उन्होंने किया है, क्योंकि उनका इतना गहरा डर है कि अगर हम ये डाइवर्सिटी को रखेंगे तो प्रमोट करेंगे तो उससे हमारी स्टेबिलिटी पे क्या होगा, वो डर की वजह से जो उन्होंने कंट्रोल एक्सरसाइज किया है, तो उससे ये तकलीफें आई है। हाँ, और अगर एक पार्टी होगी तो इस तरीके की चीजें की भी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ठीक है, तो ये भाषा की कहानी हुई। अब आते हैं धर्म के ऊपर। तो धर्म के बारे में आज के चाइना में क्या विचार हैं? तो अभी हाल ही में कुछ महीने पहले एक वाइट पेपर निकला था सरकार का रिलीजन के ऊपर, जिसमें उन्होंने समझाया था कि उनकी धर्म के प्रति क्या पॉलिसी रहेगी। पर उस पेपर की एक कुछ अच्छी बातें ये थी कि उसमें कुछ हद तक जो डेटा उन्होंने दिया था वो समवॉट बिलीवेबल था, वरना रिलीजियस अफिलिएशन का डेटा जो है कि भाई कितने लोग हैं जो धर्म को मानते हैं चाइना में, वो हमेशा नंबर जो है उसकी रिपोर्टिंग ज्यादातर ठीक नहीं होती है। पर इस बार कम से कम कुछ इंप्रूवमेंट दिखी है। तो ऑफिशियली उनके हिसाब से तकरीबन 200 मिलियन लोग हैं, तकरीबन 17 से 18% चाइना की पॉपुलेशन किसी ना किसी धर्म को फॉलो करती है। और ज्यादातर जो धर्म फॉलो करते हैं वो आपके जो बड़े धर्म है चाइना में, बुद्धिज्म, ताओइज्म, इस्लाम, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंटिज्म, ये बड़े बड़े धर्म है चाइना में। तो अगर आप इन सबको देखें तो आपको दिखेगा कि भाई बुद्धिज्म तो चीन की पैदाइश नहीं है, ना ही इस्लाम, ना ही कैथोलिसिज्म, ना ही प्रोटेस्टेंटिज्म। ताओइज्म चलो चीन की पैदाइश है। तो अगर आप देखेंगे जो ओरिजिनल चीनी धर्म थे वो सब एक कल्ट और सुपरस्टिशन के नाम से गायब हो गए हैं, जबकि ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, जिनको अगर सोचा जाए कि द आइडिया ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो तभी रिलीजन हो सकता है, बहुत ही वेस्टर्न आइडिया है। और उस आइडिया को इन्होंने अपना लिया है एक तरह से, चाहे जितना भी बोले कि हम अलग सिविलाइजेशन थे। तो वो एक बात देखने में आती है। जो बेसिक नीति है सरकार की अभी धर्म की तरफ, वो ये है कि भाई आपका धर्म कहीं से भी ओरिजिनेट हुआ हो, चाहे अरेबिया से आया हो या जेरूसलम से आया हो या वेटिकन से आया हो, कहीं से भी आया हो आपका धर्म, आपके धर्म को आपको चाइनीज कल्चर के हिसाब से फॉलो करना है। तो सिनिसाइजेशन ऑफ रिलीजन इज इंपॉर्टेंट, और धर्म लेजिटिमेट और ऑफिशियल वही है जिसको सरकार की और पार्टी की रिकग्निशन है, वही गुट जो सरकार और पार्टी के द्वारा रिकग्नाइज्ड है, वही ऑफिशियल है, वही लीगल है, बाकी सब अंडरग्राउंड इलीगल चीजें है।
तो वो उनकी एक नीति रही है। और इसके साथ अगर आप जोड़े बात को तो द आइडिया कि अगर आपका धर्म बाहर से भी आया है तो भी उसको सिनिसाइज्ड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप में जैसे इस्लाम में ये आइडिया है कि ब्रॉडर बड़ी उम्मा है, हम सब है, या वेटिकन या कैथोलिसिज्म में आइडिया है कि भाई वेटिकन प्रीस्ट अपॉइंट करता है, लोकली प्रीस्ट अपॉइंट नहीं होते हैं, तो ये बातें चाइना नहीं मानता है। वो बोलता है सॉरी, आप धर्म हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री तक खत्म होता है, उसके बाद उनका है, आपके लिंकेज हो सकते हैं पर आप बाहर से हमको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। सो वेटिकन कैन नॉट अपॉइंट चाइनीज प्रीस्ट, ना ही आप कोई ब्रॉडर उम्मा की बात करके हमको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये सब गलत है। हाँ, मतलब आपका राज वहीं तक ही सीमित है, यहाँ नहीं चलने वाली आपकी, यहाँ पहले सरकार की चलेगी, फिर आपका जो है वो उसके बाद देखा जाएगा। बिल्कुल। तो मनोज इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं ब्रेक के उस पार। Hi, I'm Vishal Gondal, an entrepreneur. I've had the chance to meet and understand how some of the super achievers have hacked their way to success, and they have done spectacular innovations. Now I take a closer look at these people's lives to find out what lies beneath the force, only on the Vishal Gondal Show. Episodes out fortnightly on Wednesdays on the IVM website, app or your favorite podcasting platform. तो मनोज, हम लोग बात कर रहे थे चाइना के समाज की और आज धर्म का क्या स्टेटस है वहां पर चाइना के समाज में। तो अब धर्म से आते हैं एक और विषय पर, चाइना के वर्कर्स के बारे में। तो ये भी हम लोग कई बार सुनते हैं कि चाइना में हुको सिस्टम है, मतलब अंदर चाइना में मूव होने के लिए भी एक पासपोर्ट टाइप चाहिए, हर कोई नहीं जा सकता। तो उसका आज क्या स्टेटस है, क्या अभी भी वहां पर ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही फंडामेंटल सिस्टम है जो उनके लेबर मैनेजमेंट के लिए उन्होंने डिवाइस किया था, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि ऐसा कुछ हो कि भाई हर कोई शहर आ जाए और शहर लोगों को संभाल नहीं पाए, क्योंकि माओ के टाइम पे शहर में सब कुछ सरकार चलाती थी। तो एक हद तक आप चला सकते हैं, आपको गांव में भी लोग चाहिए काम करने के लिए। तो लोग माइग्रेट करे, उस सब को रोकने के लिए उन्होंने ये सिस्टम इवेंचुअली डिवाइस किया था। एक तरह से सरकार समझ गई है इन पिछले 20-30 सालों में कि भाई माइग्रेशन होगा और माइग्रेशन जरूरी है, लोग आएंगे, पर शहरों में जो कैपेसिटी है इन लोगों को संभालने की, घर देने की, हाउसिंग प्रोवाइड करने की, हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की, बच्चों की एजुकेशन प्रोवाइड करने की, वो कैपेसिटी लिमिटेड है। तो आप आए जाइए, आप आके रहिए, आप इलीगल माइग्रेंट बन के रहेंगे शहरों में, कोई चिंता नहीं है। बहुत सारे आज के जमाने में अगर देखा है तो एस्टिमेट बताते हैं कि करीबन 250 मिलियन लोग हैं जो ऐसे इंटरनल माइग्रेंट्स है, जो इलीगल है हुको के थ्रू, जिनको हुको नहीं है। हुको नहीं होने का मतलब है कि जब आप उस शहर में रह के काम कर रहे हैं, समझिए अगर मैं एक गांव से बीजिंग में आया हूं और बीजिंग में मैं किसी ब्यूटी पार्लर में बाल काटने का काम करता हूं, नाई का काम करता हूं, तो मुझे अगर मैं बीमार पड़ता हूं तो मुझे सरकारी अस्पताल में फ्री ट्रीटमेंट नहीं है। अगर मेरे बच्चे हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, तो वो यहाँ पे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये जो वेलफेयर जो सिस्टम है उसे मैं बिल्कुल एक्सेस यूज नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, पर 250 मिलियन आपने बोला, मतलब एक पूरा उत्तर प्रदेश वहां पर ऐसा है जो इलीगल माइग्रेंट्स के तौर पे रह रहा है। बिल्कुल, और इसे काफी एक तरह से अगर आज अब देखा जाए तो जब मैं वहां पे था तब मैं देखता था कि भाई उनकी जो सरकारी मीडिया है उसमें इस माइग्रेंट इंसान को, क्योंकि वो जानते हैं इन लोगों में काफी आक्रोश भी है, बट उनको पता है कि इनके लिए ये मौका भी है, और सरकार, बिकॉज इन लोगों को भी पता है कि हम इलीगल है पर हम पे कोई तकलीफें नहीं आ रही है, सरकार हमको बाहर नहीं निकाल रही है, इसका मतलब कि सरकार दूसरी तरफ देख रही है, तो वो हम पे गनीमत कर रही है। तो वो भी एक बात सोचते हैं कि चलो ठीक है, इतनी कोई बुरी बात नहीं है, हमारे बच्चे गांव में ही है तो कोई चिंता नहीं है, वो वहां पढ़ लेंगे, क्योंकि सरकार गांव में भी तो डेवलपमेंट कर रही है ना, स्कूल बना रही है, प्रोवाइड कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि गांव बिल्कुल बद से बदतर है, गांव में भी काफी कुछ बदल गया है, तो उनको उस तरफ से खुशी है। बट अगर आप मीडिया में देखा जाए तो जब हर साल चाइनीज न्यू ईयर होता है
तो एक स्पेशल फोकस होता है इन माइग्रेंट्स की तरफ, क्योंकि ये इतनी बड़ी संख्या में है कि प्रोग्राम बनते हैं स्पेशल रोमांटिसाइज करने के लिए कि भाई अपने परिवार से दूर सालाना साल काम करते हैं, ये एक मौका है अपने घर जाने का। तो बहुत ऐसी कहानियां होती है। तो इट इज, ऐसी बात नहीं कि इस बात को वो एक्नॉलेज नहीं करते हैं, उन्हें पता है ये है, उन्होंने सबके सामने है। एंड दोनों पार्टीज, वो माइग्रेंट और सरकार, समझ रहे हैं कि भाई हम दोनों जानते हैं कि आप इलीगल हो, पर ठीक है हम दूसरी तरफ देख रहे हैं। हाँ, और अभी रिसेंटली कुछ एक अतिक्रमण का केस हुआ था ना, कि बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स के घरों को ध्वस्त कर दिया गया था बीजिंग में, और उसकी वजह से भी बहुत आक्रोश हो गया था लोगों के बीच। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा था कि भाई सरकार दूसरी तरफ देख रही है तो हम भी ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग जब वायलेट होती है, जब इस उल्लंघन होता है, तब ये आक्रोश उठता है। क्योंकि बीजिंग में किसी एक बिल्डिंग में आग लग गई थी। वो ऐसे एक इलीगल कॉलोनी बनी हुई थी जहां पे बहुत सारे, और इलीगल कॉलोनी क्या थी लोगों को पता था, सब कुछ है। जैसे इंडिया में होता है, आपकी कॉलोनीज आ जाती है इरेगुलर कॉलोनीज, फिर उसको हम रेगुलराइज कर देते हैं। तो इसको रेगुलराइज तो नहीं किया गया था, पर वहां पे वो बिल्डिंग में आग लग गई थी, तो सरकार ने वहां से लोगों को खाली किया, ये बहाना देके कि हम फायर सेफ्टी की वजह से कर रहे हैं, इलीगल कॉलोनी है, हमें फायर सेफ्टी का पता करना है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। पर उनका गोल था कि हमें लोगों को वापस भेजना है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में बीजिंग, शंघाई, बड़े शहरों में उन्होंने अर्बनाइजेशन गोल्स लगाए हुए हैं कि हमें सिर्फ इतने लोग चाहिए, इससे ज्यादा लोग नहीं चाहिए। एंड दिस इज क्योंकि वो सोचते हैं कि अब हमारे शहर अनमैनेजेबल होते जा रहे हैं, तो हमें चेंजेस करनी पड़ेगी। तो ये उस ब्रॉडर पॉलिसी का एक छोटा सा उदाहरण था कि बहुत ही बैडली हैंडल्ड उदाहरण था। इनको अलग जगह मौके देने के बदले उन्होंने ये किया, और दिखा उसकी वजह से उनको कि भाई पब्लिक में बैकलैश भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ वर्कर्स के बारे में बात। अब बताते हैं, ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में थी उसके बारे में भी हमने कई बार सुना है। आज की डेट में क्या स्टेटस है इसका? आज की डेट में स्टेटस तो यह है कि वन चाइल्ड पॉलिसी अब बिल्कुल लागू नहीं होती है, उसे बिल्कुल अबैंडन कर दिया गया है। पूरी तरीके से तो नहीं किया है ना, मतलब कुछ नहीं, अब पूरी तरह से कर दिया गया है, पूरी तरह से अबैंडन कर दी गई है। और अब तो इनफैक्ट बातें चल रही है कि अब वो चाहते हैं कि 2 चाइल्ड जो नॉर्म दिया है उसको भी हटाए, और भाई लोगों को बोले जितने बच्चे पैदा कर सकते हो पैदा करो। मे बी सरकार आपको सब्सिडीज भी देगी बच्चों के लिए, क्योंकि अब उनका एक कंप्लीट यू टर्न हो गया है फ्रॉम व्हाट द पॉलिसी वाज। एंड वो है क्योंकि जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी उसकी वजह से जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है चाइना में, कि भाई आज आने वाले 20-30 साल 2050 तक के करीब एटलीस्ट 35%, करीबन 1/3 जो पॉपुलेशन है वो रिटायरमेंट के करीब होगी। आपकी वर्क फोर्स बहुत कम होगी। तो भाई आप प्रोडक्टिविटी कैसे मेंटेन करेंगे, और जो लोग जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है उनकी पेंशनें होंगी, तो आप उनको सपोर्ट कैसे करेंगे। तो प्रोडक्टिविटी, पेंशन, ये सब बातों को लेके आज उनको है कि भाई हमें आज अगर बच्चे पैदा होंगे तो वो आने वाले 17, 18, 20 सालों में जाके काम करेंगे। तो वर्क फोर्स मेंटेनेंस इन उन सब बातों के लिए उन्होंने ये पॉलिसी को चेंज किया है। सो फंडामेंटल थिंकिंग जो इनकी थी वो यही थी कि भाई चाहे वो मशीन हो या इंसान हो, सब कुछ अपने देश के जो ब्रॉडर गोल है उसके लिए एक रिसोर्स है। हाँ, ये बहुत ही फनी है, क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं कि अरे देखो चाइना क्या क्या करता है, और उन गोल पे हमेशा उनका फोकस रहता है, पर लोग ये नहीं समझ पाते कि इस तरीके की पॉलिसी से इम्पैक्ट क्या हुआ है। अब जैसे आप कह रहे थे 2040 तक चाइना विल बिकम एज ओल्ड एज जापान इज नाउ, मतलब, और काफी लोग ओल्ड हो जाएंगे, फिर उनके लिए अब उनको लगता है ठीक है, अरे वो तो बूढ़े हो जाएंगे, अब हमें उनको रिवर्स करना है, इसलिए अब हम सब्सिडीज देंगे। तो इस तरीके की चीजें ये भूल जाती है कि सरकार के कुछ एक एक्शन की वजह से सोसाइटी में ऐसे इम्पैक्ट होता है जिसे वापस बदला नहीं जा सकता, और उसे बहुत बहुत बदलने के लिए बहुत बड़ा एफर्ट लगेगा। नहीं, बिल्कुल। और अगर आप इसमें देखें, एक और सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक ब्रॉड माइंडसेट दिखाता है आपको, जिसमें इंडिविजुअल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है।
एग्जिस्टेंस है स्टेट का, स्टेट पॉलिसी का और कम्युनिटी का। एंड वो अगर आप इंडिया से कंपेयर करें, एटलीस्ट थियोरेटिकली एंड ऑल्सो प्रैक्टिकली, बट मोर थियोरेटिकली इन सम वेज, कि हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की भी है वो है इंडिविजुअल सेंट्रिक, बट द चाइनीज सिस्टम इज नॉट इंडिविजुअल सेंट्रिक। बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट बात। अब जब हम लोग इंडिविजुअल की बात कर रहे थे तो ये क्लास जो है, और हम लोग कम्युनिज्म की भी आप बात कर रहे थे, ये क्लास शब्द का आज के दिनों में क्या मायने हैं इस शब्द के? ऑफिशियली तो मेरे हिसाब से बिल्कुल मायने नहीं बचा है, क्योंकि अगर आप देखें हाल ही में कार्ल मार्क्स की एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी, उस पर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था चीन में। शी जिनपिंग ने बहुत बड़ी स्पीच दी थी, और वो यूनिवर्सिटी भी गए थे मार्क्सिज्म के बारे में बात करने के लिए, पर उन्होंने क्लास के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने बात की सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि भाई हमने सोशलिज्म और मार्क्सिज्म के आइडियाज को लिया है और उसको चाइना के लिए बनाया है, पर उन्होंने क्लास की कहीं बात नहीं की। और एक रीजन है कि क्लास की बात नहीं होती है क्योंकि ज्यादातर जो लेबर क्लास है, जो वर्कर क्लास है चाइना में, जो ओरिजिनली आपकी थे प्रोलेटेरिएट, उनकी तरफ फोकस है नहीं। स्टेट इज नॉट रियली लुकिंग एट सब्सिडाइजिंग, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। स्टेट चाहता है ग्रेटर डेवलपमेंट, स्टेट काम करता है, पार्टी काम करती है कैपिटलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, इन सब के साथ। आज आप हर रोज कहीं ना कहीं न्यूज देख ले, आपको दिखेगा कि कोई चाइनीज कंपनी इतने बिलियन का आईपीओ निकाल रही है या इतना मनी रेस कर रही है। आपको चाइनीज लेबर के बारे में रिपोर्ट्स कहाँ मिलेंगी कि लेबर की क्या तकलीफ है, लेबर की प्रोटेस्ट है, ये है वो है, वो सब आपको मिलेगा ही नहीं। सो द क्लास, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास को डिस्कस ही नहीं किया जाता है। और उसका एक और रीजन ये है कि भाई एक तरफ से सोसाइटी काफी स्ट्रेटिफाइड है, अपवर्ड मोबिलिटी जो है कि भाई आप मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में जाए, ये जाए, वो धीरे धीरे और मुश्किल होता जा रहा है। सो द आइडिया ऑफ क्लास बात ही नहीं करते हैं लोग अभी, क्योंकि इसमें एक और बात आ जाएगी कि भाई गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट, पार्टी कैपिटलिस्ट भी एक क्लास कहलाएगा और उसका फोकस फिर करप्शन की तरफ जाएगा और ये सब। तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास की आज के लिए लोग बात ही नहीं करते हैं। हाँ, और वो चाइना के झंडे में जो सितारे हैं वो क्लास के बारे में ही कहते थे ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो जो 5 सितारे हैं उनमें जो सबसे बड़ा है उसका वो पार्टी को रिफ्लेक्ट करता है, और बाकी जो 4 है वो माओ के टाइम पे जो 4 रिकॉग्नाइज्ड क्लासेस थी जिनको सपोर्ट करना चाहिए, उन चारों को रिप्रेजेंट करता है कि भाई इन 5 तारों से हमारा देश बनता है। एंड जो लाल रंग है वो तो ऑफ कोर्स आपकी मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से है। तो उनका मतलब वो था, पर आज उन चीजों का कोई महत्व ही नहीं रहा है क्योंकि सोसाइटी ही इतनी बदल गई है, तो आज उन बातों का कोई महत्व ही नहीं रहा है। नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखें तो मेरी एक थियरी ये है कि जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, चाहे जापान है या चाइना है, इन लोगों में एक कॉमन चीजें हैं कि वो इतने रूढ़िवादी नहीं है कई मामलों में। तो अब उन्होंने देखा यार क्लास नहीं चला तो क्लास को मतलब छोड़ ही दिया। जापान में भी जब मीजी रेस्टोरेशन हुआ था तब भी उन्होंने डिसाइड किया कि यार हम लोग जो कर रहे हैं उससे तो बात बन नहीं रही है, तो अब हम लोग ये सब छोड़ देते हैं और बस जो वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे हैं उन्हें एकदम 100% कॉपी करते हैं और जल्दी से जल्दी अपने लोगों को बेहतर बना देते हैं। तो ये सब चीजें वहां हो पाती है, और कई बार मैं देखता हूँ अगर मुझे फर्क ढूंढना हो भारत और चाइना में, तो ये रूढ़िवादी जो चीजें हैं वो भारत में कई बार आसानी से नहीं जाती, वो कई सालों तक टिकी रहती हैं। हाँ, ये आई मीन एग्रीमेंट विद दिस। आई मीन बट जैसे अगर आप एक बात देखें, अगर चीन की बात करें तो आज भी जब ये बात करते हैं, जो 1990 में बात की थी और आज भी बात करते हैं भाई फॉरेन इन्फ्लुएंस की, जब भी मैं ये सुनता हूँ फ्रेज चीन से आते हुए मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि मार्क्स तो बिल्कुल चीनी नहीं थे, ना ही लेनिन थे, ना ही बुद्ध थे। बिल्कुल। तो ये फॉरेन इन्फ्लुएंस की बात जब वो करते हैं, क्योंकि वो काफी असिमिलेशन कर चुके हैं, बट उन्होंने हाँ कुछ बातों को, तो वो जो उनका फ्रेज है सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, वो बहुत ही क्यूरियस फ्रेज है। एंड वो आप जो बात कर रहे हैं उसी हिसाब से है कि उन्होंने बाहर की बातें लेके उनको अपने हिसाब से
लोकल कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट करने की कोशिश की और अपने जो उनके टारगेट्स थे उस हिसाब से अडेप्ट करने की कोशिश की है। हाँ, ट्रू। ठीक, तो बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। आपसे बात करने के बाद चीन की समकालीन सामाजिक स्थिति का थोड़ा बेहतर अंदाजा हो गया। जारी रखेंगे ये पुलियाबाजी चीन की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर अगले भाग में। यह भी चर्चा करेंगे कि भारत का चीन के प्रति व्यवहार क्या होना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। तो उम्मीद है आपको मजा आया। पुलियाबाजी में शामिल होने के लिए हमसे मिले puliyabazi@gmail.com या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। फिर मिलेंगे अगली पुलियाबाजी। He bends down to test the warm water for his bath. He comes here to quench his thirst for a hot shower and some podcasts. You can witness how he enjoys having other people talk about cool stuff in his bathroom. Indeed, it helps him with his loneliness. You can find more of his species on ivmpodcast.com, your one-stop destination where you can check out the coolest Indian podcasts. Happy listening.